स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जैसा कि आपको पता है बच्चे कि वेव मोशन का चैप्टर जो है उसमें से थोड़ी बहुत चीजें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। वेव किसे कहते हैं, तरंग किसे कहते हैं, तरंग के जो प्रकार होते हैं, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था, दूसरा आपका यांत्रिक तरंगों के बारे में देखा था, मैकेनिकल वेव के बारे में देखा था, और मैकेनिकल वेव के भी हमने दो टाइप देखे थे। और उसके बाद बच्चे आता है आपका तरंग संबंधित कुछ परिभाषाएं, और ये जो परिभाषाएं बच्चे यही आपके सेमेस्टर परीक्षा में पूछी जाती है। तो शानदार तरीके से एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, सभी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई स्टूडेंट क्रैश कोर्स के माध्यम से अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहता है तो वो दिया गया नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल करके और उसके बाद जो है वो क्रैश कोर्स में ऐड हो सकता है। सबसे पहली बात हम बताते हैं बच्चे एम्पलीट्यूड के बारे में, यानी सबसे पहली बात जो हमको पढ़ना है वो हमको आयाम के बारे में पढ़ना है कि आयाम किसे कहते हैं। ठीक है, आयाम क्या होता है ध्यान दीजिएगा। माध्यम के कण कोई भी मीडियम में आपकी जब वेव चलती है, ठीक है, आपकी कोई भी मीडियम में यदि आपकी वेव चलती है तो हमारे जो माध्यम के कण होते हैं ये साम्य स्थिति से, मतलब कि अपने मेन पोजीशन से दोनों ओर जितना अधिक विस्थापन हो सकता है उनका, उसे हम कहते हैं आयाम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रकार की वेव का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाया गया है, जिसमें ये आपका जो डायरेक्शन है बच्चे, ये तरंग संचरण की दिशा है और यहाँ पे ये विस्थापन है। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम विस्थापन यहाँ पे कितना हुआ, तो ये आपका मैक्सिमम विस्थापन है। कुछ नीचे भी आपका विस्थापन हो रहा है, मतलब कि दोनों ओर, एक मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और मीन पोजीशन से नेगेटिव वाले डायरेक्शन में भी, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना अधिक कोई भी कण आपका विस्थापित हो सकता है उसे हम कण का आयाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित हो सकती है उसे हम आयाम कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे स्मॉल ए के द्वारा। ठीक है, जनरली आपका जो इंग्लिश में अगर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो इसमें आमतौर पे कहा जाता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट वन साइड, आइदर अपर साइड और लोअर साइड, मतलब कि अधिकतम विस्थापन एक तरफ, अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। और वो विस्थापन कब होगा, जब कोई भी माध्यम के कण आपकी साम्य स्थिति से दोनों ओर आपकी विस्थापित हो सकती है, तो उस कंडीशन को हम आयाम कहेंगे। अगला बात आता है बच्चे आवर्तकाल का। ठीक है, आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है, और उसके अलावा आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। दूसरी बात ये हो गई, तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी माध्यम का कण जितने समय में एक कंपन अपना पूरा कंप्लीट करता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, और इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लेकर के चले तो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है ये 60 सेकंड में अपना एक पूरा चक्कर पूरा करती है, तो इसका आवर्तकाल 60 सेकंड हो गया। ठीक है, मिनट वाली जो सुई होती है ये 60 मिनट के पश्चात जो है अपने फिर से पुनः अपने वही पोजीशन पे आ जाती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी कण हो और किसी भी मीडियम में जितने समय में वह पूरा का पूरा एक कंपन पूरा कर लेगा उसे हम आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है, और आवर्तकाल को हम सदैव कैपिटल टी से बच्चे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे आता है आपके पास नेक्स्ट टर्म, और वो नेक्स्ट टर्म होता है आपका आवृत्ति का। ठीक है, तो माध्यम का कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं पहले। तो परिभाषा आपका ये है कि माध्यम का कण कोई भी मीडियम का जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, एक सेकंड में जितना कंपन करता है, एक सेकंड में जितना कंपन करेगा, ठीक है, एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन भी होता है। ठीक है, सबसे पहली बात इसे जाने कि इसे प्रदर्शित किसे कहते हैं, तो इसे जो है हम स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बच्चे, तो स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आवृत्ति का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, और आवर्तकाल से इसका एक संबंध होता है,
जो कि संबंध हमेशा पूछा जाता है, तो ये होता है n इज इक्वल टू 1/t, या फिर आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/n। ये क्या होता है, आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन में आवर्तकाल, या आवर्तकाल इज इक्वल टू 1 बटे में आवृत्ति। ये इसका रिलेशन होता है आवृत्ति और आवर्तकाल में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए जो है आपको इसके बारे में स्टडी जरूर कर लेना है। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं क्या है। उसके बाद अगला जो आपका टर्म आता है डिफाइन करने वाले टर्म में, ये सब आते हैं आपके कला के टर्म में। कला का टर्म क्या होता है बच्चे, कि कंपन करते हुए किसी भी कण की स्थिति तथा गति। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल्स किसी मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है, तो किसी भी पार्टिकल्स का कोई मीडियम में अगर वाइब्रेट कर रहा है, तो कण की जो आपकी स्थिति है, मतलब कि उसकी जो पोजीशन है, और इसके अलावा उसकी डायरेक्शन की बात करें, तो पोजीशन और डायरेक्शन दोनों के दोनों हमेशा बदलते रहते हैं। हर पॉइंट पे आपका पोजीशन भी बदलेगा और उसके बाद आपका गति भी बदलेगी। कैसे बदलेगी, जब ये लगातार कंपन कर रही है तो कंपन करते हुए किसी कण की स्थिति तथा ज्ञान का जो बोध कराने वाले पद होते हैं, इन्हीं पद को हम कला कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में फेज के द्वारा रिप्रेजेंट, फेज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, तो इंग्लिश में इसको हम फेज नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा और आपका अंतिम जो डेफिनेशन है, वो इस प्रकार का डेफिनेशन होता है तरंग दैर्ध्य का, कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चे कि माध्यम में किसी भी कण के एक पूरे कंपन के साथ तरंग जितनी दूरी चलती है, मतलब कि आपका ये एक प्रकार का बच्चे डिस्टेंस है कि जितनी दूरी तय करेगी एक पूरे कंपन के दौरान आपकी वेव, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका चाल और आवर्तकाल के साथ एक संबंध होता है और ये लगातार पूछा जाता है, मतलब कि तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू आपका होता है चाल इंटू आवर्तकाल। अब यहाँ पे आवर्तकाल है बच्चे, तो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू इसके जगह पे आप 1/n भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो v इज इक्वल टू आपके पास n लैम्डा का कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा है। तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू चाल गुणे आवर्तकाल, आवर्तकाल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बटे में आवृत्ति, तो तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू चाल गुणे 1 बटे में आवृत्ति, तो आवृत्ति इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य गुणे चाल। मतलब ये आपका डेफिनेशन है बच्चे। इस तरीके से आपको सारी चीजें तैयार करनी है। इसी के साथ साथ आपका वेव के मोशन का भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है, तरंग की गति का भी कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि कोई भी कण 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे हम तरंग गति करते हैं। ठीक है, चलिए, तो तरंग गति, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपने संबंध यहाँ पे देख लिया। v क्या आपका तरंग गति है, आपका ये n क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य है। तो एक प्रकार का रिलेशन होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सब चीज समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।